मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक है उसका नाम है सूनकोटी अपक्रिया, इट मींस जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सूनकोट अपक्रिया क्या होती है और सूनकोट अपक्रिया का वेग समीकरण क्या होता है और इसको कैसे डिराइव करते हैं, यानी कि इसे कैसे प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त सूनकोट अपक्रिया के वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है उसको कैसे प्राप्त करते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाने और बताने जा रहा हूं। इसलिए आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए इस सब को समझने के लिए और इस सब का नोट्स अपनी कॉपी में लिखने के लिए। तो बच्चों, अब देखिए सूनकोट अपक्रिया क्या होती है। बच्चों, सूनकोट अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसका वेग किसी भी अपकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। मतलब एक ऐसी अपक्रिया जिसका वेग उस अपक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उन अभिकारकों के सांद्रणों पर यानी कि सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो ऐसी अपक्रिया को हम सूनकोट अपक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया होती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। किंतु बच्चों, इस अपक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों, इसमें बच्चों दो अभिकारक हैं H2 और Cl2, इन दोनों अभिकारकों की सांद्रणों पर या सांद्रताओं पर या सक्रिय द्रव्यमानों पर, ये सब बच्चों एक ही मीनिंग को बताते हैं। चाहे हम सक्रिय द्रव्यमान कहें या सांद्रण कहें या सांद्रता कहें, इसका मीनिंग बच्चों एक ही है। तो इनमें से H2 और Cl2 दोनों में से किसी की भी सांद्रता पर इस अपक्रिया का वेग डिपेंड नहीं करता है। बच्चों, ये कैसे पता चलता है? ये प्रयोग विधि के आधार पर पता चलता है। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अपक्रिया की कोटि हम केवल कैलकुलेशन के आधार पर नहीं पता कर सकते, इसको प्रयोग विधि के आधार पर ही पता किया जाता है। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल देखिए। हाँ बच्चों, एक बार डेफिनेशन देख लो, मैंने राइट डाउन कर रखी है। वह अपक्रिया जिसका वेग किसी भी अपकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है सूनकोट अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसा कि बच्चों मैंने कहा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की जब अपक्रिया हम कराते हैं आपस में, या तो आप यहां सनलाइट लिख दो, सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या आप इसकी एनर्जी लिख दें एच न्यू, दोनों में से कुछ भी लिख दें चलेगा। तो H2 और Cl2 की जब क्रिया होती है तो बच्चों बनता है, क्या बनता है? HCl। बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखिए यहाँ अपकारक H2 है और Cl2 है, लेकिन प्रयोग विधि के आधार पर यह ज्ञात किया गया है, एक्सपेरिमेंट के आधार पर ज्ञात किया गया है कि ये जो अपक्रिया है इसका वेग केवल सूर्य के प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है, H2 और Cl2 की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए यह अपक्रिया सूनकोट अपक्रिया है। बच्चों, अब Cl2 क्या है? Cl क्या है बच्चों? हैलोजन है। तो इसी तरह से जब हम H2 की अपक्रिया हम कराते हैं Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनता है बच्चों? क्या बनता है? HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से बच्चों, जब हम H2 की अपक्रिया किससे कराते हैं? आयोडीन से, I2 से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनता है बच्चों? HI, और बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों, ये तीनों अपक्रियाएं जो हैं ये सूनकोट की अपक्रिया हैं, सूनकोट की अपक्रियाएं हैं। चूंकि प्रयोगों के आधार पर इन तीनों अपक्रियाओं को जब देखा गया तो पता चला कि इनमें से किसी का भी वेग इनमें जो अभिकारक हैं उनकी सांद्रताओं पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये सब सूनकोट की अपक्रिया है। अब बच्चों आते हैं सूनकोटी अपक्रिया का वेग समीकरण, सूनकोटी अपक्रिया का वेग समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है।
rate equation of zero order reaction, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सून-कोटी अपक्रिया का वेग समीकरण। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो वेलोसिटी इक्वेशन यानी कि रेट इक्वेशन है, ये कैसे डिटरमिन किया जाता है, इसको मैं आपको अब समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों, इसको ड्राइव करने से पहले दो इस पॉइंट और हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी आपको पहले मैं बता देना चाहता हूं, इसके बाद फिर इसको ड्राइव करते हैं। बच्चों, सबसे पहले प्रश्न आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि वेग समीकरण क्या होता है। वेग समीकरण होता क्या है? तो पहले वेग समीकरण को देख लीजिए। वेग समीकरण, रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन क्या होता है? बच्चों, किसी भी अपक्रिया का जो वेग समीकरण होता है वो उस अपक्रिया के वेग या वेग स्थिरांक और उसके अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध को बताता है। इट मीन्स अपक्रिया का जो वेग समीकरण होता है वो उस अपक्रिया के वेग या वेग स्थिरांक, दोनों यूज होंगे, वेग या वेग स्थिरांक। वेग भी हो सकता है, वेग स्थिरांक भी होता है, यानी कि वेग भी हो सकता है और वेग स्थिरांक भी हो सकता है, और उस अपक्रिया के अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। देखिए बच्चों, किसी अपक्रिया का वेग उस बच्चों, किसी अपक्रिया का वेग समीकरण, वेग समीकरण की बात कर रहा हूं मैं, किसी अपक्रिया का वेग समीकरण, किसी अपक्रिया का वेग समीकरण उस अपक्रिया के वेग, या बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, या वेग स्थिरांक, या वेग स्थिरांक, ठीक, और अपक्रिया के अभिकारकों, अपक्रिया के अभिकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। तो अब आप समझ गए होंगे, किसी अपक्रिया का वेग समीकरण उस अपक्रिया के वेग या वेग स्थिरांक और अपक्रिया के अपकारकों की सांद्रताओं के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। अभी जब मैं इसको ड्राइव करूंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा ये है क्या। अब यहां पर बच्चों आपके लिए आया होगा एक नया पॉइंट कि वेग स्थिरांक क्या है। तो वेग स्थिरांक को और समझ लो। वेग स्थिरांक, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। अब इसको मैं एक अपक्रिया के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। कोई एक अपक्रिया मान ली मैंने, ये हो रही है, इसमें दो अपकारक हैं ए और बी, ये दोनों आपस में अपक्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं। यहां लिख दिया मैंने प्रोडक्ट्स, उत्पाद बन रहे हैं। मान लिया इस अपक्रिया का वेग है v। अब बच्चों एक होता है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्टिव मास, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था।
द्रव अनुपाती क्रिया का नियम ये कहता है कि किसी अपक्रिया का वेग उस अपक्रिया के अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। और अगर एक से अधिक अपकारक हैं, बच्चों सांद्रता या सांद्रण या सक्रिय द्रव्यमान, मैं बार बार कह रहा हूं कि इन सब का मीनिंग यहां पर एक ही है। वैसे द्रव अनुपाती क्रिया के नियम में सक्रिय द्रव्यमान का यूज किया गया है, सक्रिय द्रव्यमान शब्द का यूज किया गया है। जरा बैक में आप जाइए, 11th में थोड़ा जाकर के समझिए इसको। द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है? किसी अपक्रिया का वेग उस अपक्रिया के अपकारक के सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर एक से अधिक अपकारक हैं तो उन सारे अपकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे यहाँ पे इस अपक्रिया का वेग मैंने माना है v, तो अगर हम यहाँ द्रव अनुपाती क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये रूल है, द्रव अनुपाती क्रिया के नियमानुसार यहां पर आगे बढ़ें तो क्या होगा बच्चों? इस अपक्रिया का वेग v जो है ये अनुक्रमानुपाती होगा एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B, यानी कि A का सक्रिय द्रव्यमान गुणित B का सक्रिय द्रव्यमान। अब ये जब बच्चों अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक स्थिरांक जोड़ते हैं। यहाँ स्थिरांक मैंने ले लिया K, तो ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। यहाँ पर जो K है, जहां K बराबर अपक्रिया का वेग स्थिरांक, ये बच्चों यहां पर है अपक्रिया का वेग स्थिरांक, इट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट। और बच्चों ये जो समीकरण आया है ये है इस अपक्रिया का वेग समीकरण, जिसको मैंने यहां पर आपको समझाया है। तो आप देख रहे हो कि ये क्या काम कर, ये अपक्रिया का वेग है और ये उसकी अपकारकों की क्या है? सांद्रताएं हैं, सांद्रताएं या सांद्रण या सक्रिय द्रव्यमान। अब बच्चों हमें वेग स्थिरांक को डिफाइन करना है, तो वेग स्थिरांक के साथ एक का सक्रिय द्रव्यमान है और बी का सक्रिय द्रव्यमान, यानी कि ए की सांद्रता है और बी की सांद्रता है। अगर हम इन दोनों को यूनिट मान लें, इकाई मान लें, तो बच्चों क्या हो जाएगा? इस अपक्रिया का वेग स्थिरांक अपक्रिया के वेग के बराबर हो जाएगा। देखिए बच्चों, यदि ए का सक्रिय द्रव्यमान इज इक्वल टू बी का सक्रिय द्रव्यमान इज इक्वल टू 1, तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? v बराबर k, और ये सब वन वन हो गए। इट मींस k इक्वल टू v, k इक्वल टू v, यानी कि अपक्रिया का वेग स्थिरांक अपक्रिया के वेग के बराबर है। तो अब बच्चों वेग स्थिरांक की डेफिनेशन क्या बनी कि किसी अपक्रिया का वेग स्थिरांक अपक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जबकि अपकारकों की सांद्रताएं एकांक हों। अपकारकों की सांद्रताएं एकांक हो, एकांक की बच्चों मैंने मान रखी है, एकांक का मतलब एक हो। तो बच्चों क्या इसकी डेफिनेशन बनी? या राइट डाउन किए दे रहा हूं, किसी अपक्रिया का वेग स्थिरांक, किसी अपक्रिया का वेग स्थिरांक, बच्चों इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी अपक्रिया का वेग स्थिरांक अपक्रिया के उस वेग के बराबर होता है, अपक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जबकि अभिकारकों की सांद्रताएं
एकांक हो। कैसी हो बच्चों? एकांक। तो ये तो बच्चों मैंने एक्सप्लेन किया कि वेग स्थिरांक क्या होता है। तो अब मैं समझता हूं वेग समीकरण क्या होता है और वेग स्थिरांक क्या होता है, इससे आप इंट्रोड्यूस हो गए होंगे। अब बच्चों यहां पर थोड़ी मैथमेटिक्स भी यूज की जाएगी वेग समीकरण को ड्राइव करने में। अगर आपने अभी मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है समाकलन इंटीग्रेशन, अगर उसको पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ बायो के जो स्टूडेंट होते हैं उनको तो मैथमेटिक्स पढ़ाई नहीं जाती है। तो आप मैथ के हैं या बायो के हैं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स इसमें यूज होगी, उसको समझ लो। तो बच्चों मैथमेटिक्स वो क्या है, इसको मैं आपको क्लियर किए दे रहा हूं। एक बच्चों इस तरह का चिन्ह होता है, इस तरह का चिन्ह होता है। कैसा चिन्ह होता है? ऐसा यूं। इसको बच्चों कहते हैं समाकल। क्या कहते हैं? समाकल। या इंग्लिश में बच्चों इसको बोलते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल। और समाकल जब करते हैं तो उसको बोलते हैं समाकलन इंटीग्रेशन। प्रोसेस को बोलते हैं समाकलन इंटीग्रेशन। तो बच्चों यहाँ इसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जो फार्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा उसके बारे में बता दे रहा हूं। अगर हम वन का किसी के सापेक्ष समाकलन करें, इसको बच्चों पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स यानी कि वन का समाकलन हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। इसको आप ऐसे समझ लो कि वन का समाकलन एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जिसके सापेक्ष वन का समाकलन होता है उसका समाकलन वही राशि हो जाती है। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ वन डीएक्स होता है एक्स। क्या होता है? एक्स। अब यहां पर अगर y होता है तो यहां y हो जाता है, z होता है तो यहां z हो जाता है। और अगर बच्चों ऐसे आप समझो, अगर कोई कांस्टेंट ऐसे जुड़ा है और ऐसे dx लिखा है, तो ये जो कांस्टेंट होता है ये इस इंटीग्रल वाले साइन से पहले बाहर निकल आता है, बाहर निकल आता है। इस पर इस साइन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, यानी कि ये बाद में क्या हो जाएगा, इसको हम 1dx लिखेंगे। इट मींस इसको लिखेंगे k इंटू एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ k dx, इसकी वैल्यू क्या आएगी? kx आएगी। तो यहां पर अभी मैंने ये दो फार्मूले, छोटे छोटे से फार्मूले आपको समझाए, इन्हीं दोनों का यहाँ पर यूज है। तो अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो हेडिंग बच्चों मैंने यहाँ पर लगाई है, अभी इसको मैंने स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं किया, चूंकि इसमें जो भी पॉइंट आने वाले थे मैंने उनको क्लियर किया है। तो आप इसे नोट कर लें। इसमें क्या है? सूनकोट की अपक्रिया मैंने समझाई, वेग समीकरण क्या होता है ये क्लियर हुआ, वेग स्थिरांक क्या है, कैसे डेफिनेशन आती है, वो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ मैंने राइट डाउन कर दी। मैथमेटिक्स से जो यूज होगी उसमें कुछ पॉइंट हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करिए। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सोनकोट की अपक्रिया का जो वेग समीकरण है उसका डेरिवेशन कैसे होता है। बच्चों ध्यान से समझेंगे। सोनकोट अपक्रिया का वेग समीकरण, अब हम कुछ समीकरण को मान लेंगे अपनी ओर से। देखिए बच्चों, माना कोई सोनकोट अपक्रिया, माना कोई सोनकोट अपक्रिया निम्न प्रकार से होती है। माना कोई सोनकोट अपक्रिया निम्न प्रकार से होती है। मान लिया कि इस अपक्रिया में ए हमारा अपकारक है, जो चेंज हो रहा है बच्चों प्रोडक्ट में। किसमें बदल रहा है? प्रोडक्ट में। बच्चों प्रारंभ में ए की सांद्रता है ए मोल,
स्मॉल a मोल हमने मान ली। प्रारंभ में मतलब जब अपक्रिया शुरू नहीं हुई थी तो उस समय जाहिर सी बात है कि उत्पाद 0 मोल होगा, उत्पाद बना ही नहीं होगा। ये सब कब है बच्चों? प्रारंभ में, यहां लिख देते हैं प्रारंभ में। प्रारंभ में मतलब जब समय 0 है। इसका मतलब क्या है? जब टाइम कितना है? 0 है। जब टाइम 0 है, इसको ऐसे में टाइम कितना है? 0 है। अब बच्चों t समय पश्चात, टाइम के पश्चात देखो क्या होता है। यहां हम लिख देंगे t समय पश्चात। अब क्रिया स्टार्ट हुई और स्टार्ट होने के t समय के पश्चात क्या हुआ? मान लिया बच्चों t समय के पश्चात जो उत्पाद है वो बन गया x मोल। तो बच्चों अब अपकारक कितना रह गया होगा? अपकारक a था, कितना रह गया होगा? a माइनस x मोल। बच्चों यहां पर बात हो रही है सूनकोट की अपक्रिया की। तो सूनकोट अपक्रिया वो होती है, जैसा कि बच्चों अभी मैंने काफी डिस्कशन किया है कि सूनकोट अपक्रिया का जो वेग होता है वो किसी भी अपकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। अब बच्चों देखिए यहां पर द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार अपक्रिया का वेग, अपक्रिया का वेग। अपक्रिया का वेग चूंकि x और t का यूज हो रहा है तो आपको पता है तात्कालिक वेग ही लिया जाता है, जिसको हम किससे लिखते हैं? dx और dt। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको ये सब क्लियर किया है। जो बच्चे डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं वो इस चैप्टर के पहले से जो अपलोड किए हुए हैं मैंने लेक्चर वीडियोस, उनको पहले देख लें ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो dx dt क्या है? अपक्रिया का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्कालिक वेग। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा? अभिकारक A की सांद्रता की पावर 0 की। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी अपकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। यानी कि अगर अपकारक की सांद्रता हम लिख रहे हैं तो उसकी घात कितनी लिखेंगे? 0। बच्चों किसी भी अंक या अक्षर की जब हम घात 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू सदैव 1 होती है। इसका मतलब उस पे इसका वेग डिपेंड नहीं करता है, लेकिन उसको दिखाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए बच्चों, अब इसको हम क्या लिखेंगे? dx dt अनुक्रमानुपाती, और यहां मैंने सांद्रता कितनी ली है t समय पश्चात? a माइनस एक्स। तो बच्चों यहां क्या हो जाएगा? बच्चों देखो a माइनस एक्स पावर 0। अब बच्चों यहां हम क्या काम करेंगे? अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक नियतांक हमें यहां जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? जहां 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 के क्या है? अपक्रिया का वेग स्थिरांक। अपक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है बच्चों? अपक्रिया का वेग स्थिरांक। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हो गया dx dt इक्वल टू k। आप जानते हो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। किसी भी राशि की जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब हम इसको लिखेंगे dx इक्वल टू k dt। ठीक, अब हम करेंगे इसके दोनों पक्षों का समाकलन। यहां देखिए, यहां के बाद यहां पहुंचेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dt। इसको सही से बना लेते हैं। ठीक है,
और हाँ ठीक है, अब समाकलन लेंगे। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, इसको क्या लिखेंगे, 1 dx इक्वल टू के बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 dt। तो इसका क्या हो गया बच्चों x, इसका k, और इसको क्या लिखेंगे बच्चों t, और एक समाकलन स्थिरांक जोड़ दिया जाता है। इंटीग्रेशन जब करते हैं तो उसमें एक समाकलन स्थिरांक जोड़ा जाता है, वो मैंने यहाँ पर c ले लिया, मोस्टली c ही माना जाता है समाकलन स्थिरांक, जहां c इक्वल टू समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक, इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब बच्चों हम इसमें कंडीशन लगाएंगे और समाकलन स्थिरांक की वैल्यू डिटरमिन करेंगे और उसको इसमें पुट करेंगे, जिसके बाद हमारा वेग समीकरण आ जाएगा। देखिए बच्चों, प्रारंभ में जब समय 0 था तो x की वैल्यू 0 थी, यानी कि उत्पाद नहीं बना था। तो इस कंडीशन को यहां अप्लाई करेंगे, लिखेंगे जब t इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 0, अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0, k और t की वैल्यू 0, और प्लस क्या करेंगे c, इसका मतलब 0 0 प्लस c, इसका मतलब क्या आया c इक्वल टू 0। अब इस c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर c का यह मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, x इक्वल टू के टी प्लस सी। इट मीन्स मेरे पास आ गया x इक्वल टू के टी। अब k की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आएगा, अथवा k इक्वल टू एक्स अपॉन टी, और यही सूनपोट की अपक्रिया का वेग समीकरण है। तो आपने देखा कितनी आसानी से इसको मैंने ड्राइव कर दिया। अगर इससे रिलेटेड टर्म्स आपने पहले समझ लिए हैं, मैंने समझाए भी हैं, तो फिर आपको इसका डेरिवेशन करने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। यह है सूनकोटि अपक्रिया का वेग समीकरण है। ठीक, इसका हो गया डेरिवेशन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में करिए नोट। अब बच्चों आपको मैं बताने जा रहा हूं कि सूनकोट अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे आता है। बच्चों बार बार इसको पढ़िए और इसे याद रखिए। सूनकोट अपक्रिया का वेग समीकरण k इक्वल टू एक्स अपॉन टी, k इक्वल टू एक्स अपॉन टी, जब इसको बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जहां k क्या है, सूनकोट अपक्रिया का वेग स्थिरांक, x क्या है, t समय पश्चात उत्पाद का सांद्रण, और t समय, तो x सांद्रण है, t समय है, और k है वेग स्थिरांक, और हमें k का मात्रक डिटरमिन करना है। देखिए बच्चों, मात्रक हमेशा फार्मूले से ही आते हैं, तो यहां पर फार्मूला या समीकरण क्या है, k इक्वल टू एक्स अपॉन टी, इसका यूज करेंगे। लिखेंगे k इक्वल टू एक्स अपॉन टी से, यही सूनकोट अपक्रिया का वेग समीकरण है। क्या है, k का मात्रक इक्वल टू x का मात्रक बटे t का मात्रक, x का मात्रक बटे t का मात्रक। x बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया सांद्रण है, और सांद्रण का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, और t क्या है, समय है, समय का मात्रक सेकंड।
तो बच्चों इसका मात्रक क्या आ गया, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। और इसको और कायदे से अगर लिखें हम तो देखो बच्चों, के का मात्रक इक्वल टू मोल प्रति लीटर इंटू कर दो मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड है, पावर -1 लग जाएगी, या संकेत में लिखो तो मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स। आपको तरीके सब बताई दे रहा हूं, या सिंबल में लिखो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, कैसे भी आप इसको लिखो, ठीक है। सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। तो वेग स्थिरांक के का मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अब बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में आप कंप्लीट कर लीजिए। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको केमिस्ट्री रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।